नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं कि संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और उनकी मदद करने के जो अलग अलग तरीके हैं, मतलब चाइल्ड थेरेपी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक अकादमिक स्टडी मटेरियल से है, MPC 130 ब्लॉक 1 यूनिट 4, जो खास तौर पर बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली साइकोथेरेपी की विधियों पर फोकस करती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस मटेरियल को थोड़ा खंगालेंगे और समझेंगे कि बच्चों के इलाज के लिए कौन कौन से मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। हाँ। उनके पीछे क्या सोच है और वो काम कैसे करते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि स्रोत भी ये साफ करते हैं कि बच्चों का इलाज बड़ों से काफी अलग होता है। अच्छा। उनकी उम्र, उनकी परेशानी, यहाँ तक कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी, इन सब के हिसाब से तरीके बदलने पड़ते हैं। हाँ, ये तो है। और दुनिया भर में भी साइकोथेरेपी या साइको एनालिसिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल, बच्चों की दुनिया का अलग होती है, उनके सोचने का, महसूस करने का और बताने का तरीका भी अलग होता है। सही कहा, इसीलिए उनकी थेरेपी भी खास होती है। तो आज हम कुछ मुख्य तरीकों पर नजर डालेंगे, जैसे साइको एनालिटिक, अटैचमेंट बेस्ड, प्ले थेरेपी वगैरह। हाँ, कोशिश रहेगी कि हम इस अकादमिक जानकारी से वो जरूरी बातें निकालें जो आसानी से समझ आएं और याद रहें। बढ़िया, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइको एनालिटिक या मनोगतिक तरीकों की। ओके। स्रोत में दो खास तकनीकों का जिक्र है, एक है पेरेंट इन्फेंट साइकोथेरेपी और दूसरी MBKT। ये पहली वाली पेरेंट इन्फेंट साइकोथेरेपी, ये क्या है? सुनने में लगता है इसमें माता पिता और बहुत छोटे बच्चे शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, ये तब काम आती है जब किसी वजह से माता पिता और नवजात शिशु के बीच जो एक कुदरती सुरक्षित जुड़ाव बनना चाहिए, जिसे सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं, या कोई तनावपूर्ण घटना हुई हो, तो इसमें थेरेपिस्ट माता पिता और बच्चे के बीच एक तिकड़ी बनती है, एक ट्रायडिक रिलेशनशिप। अच्छा। थेरेपिस्ट ध्यान से देखता है कि माँ बाप और बच्चा आपस में कैसे पेश आ रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, भले ही बच्चा बोल ना पाए, उनकी नॉन वर्बल बातें भी। और फिर उस बातचीत के छुपे हुए मतलबों को समझने और समझाने की कोशिश करता है। अच्छा, मतलब थेरेपिस्ट एक तरह से इंटरप्रेटर का काम करता है। हाँ, कह सकते हैं। और स्रोत ये भी कहते हैं कि माता पिता के अपने पुराने अनुभव, बच्चे के लिए उनकी उम्मीदें, उनके अपने रिश्ते, ये सब बच्चे के साथ उनके बर्ताव पर असर डालते हैं। इसमें थेरेपिस्ट कैसे मदद करता है? सही पकड़ा। थेरेपिस्ट माता पिता को ये समझने में मदद करता है कि उनकी अपनी भावनाएं, उनका अपना इतिहास, उनके बच्चे के साथ उनके रिश्ते को कैसे प्रभावित कर रहा है। कई बार हमारे अपने अनसुलझे मुद्दे हमारी पेरेंटिंग में आ जाते हैं बिना हमें पता चले। हाँ, ये तो होता है। तो इसका मकसद है माता पिता को अपने उन पुराने मुद्दों को सुलझाने में मदद करना, ताकि वो अपने बच्चे के साथ एक ज्यादा सुरक्षित और प्यार भरा रिश्ता बना सके। और इससे बच्चे को फायदा होता है? बिल्कुल, इससे बच्चे के आगे चलकर मानसिक परेशानियां होने का खतरा कम हो जाता है। तो असल में माता पिता की हीलिंग ही बच्चे की हीलिंग बन जाती है। ये तो बहुत गहरी बात है। अब दूसरी तकनीक पर आते हैं, MBKT। इसका पूरा नाम है मेंटलाइजेरंडे बेवॉर्डेरंडे किंडर थेरेपी। हाँ, थोड़ा मुश्किल नाम है। स्रोत में इसका मतलब बताया गया है बच्चों में मेंटलाइजेशन करने की क्षमता बढ़ाने वाली थेरेपी। ये मेंटलाइजेशन क्या भला है? हाँ, मेंटलाइजेशन एक कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे पीटर फोनागी ने काफी विकसित किया है। आसान भाषा में कहें तो ये खुद के और दूसरों के व्यवहार के पीछे छुपी मानसिक वजहों को समझने की काबिलियत है। मानसिक वजह मतलब उनकी सोच, उनके इरादे, उनकी इच्छाएं, भावनाएं, ये समझना कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और हाँ, अपने दिमाग में क्या चल रहा है ये भी। अच्छा। MBKT इसी काबिलियत को बच्चों में बढ़ाने पर काम करती है। तो ये एक तरह से माइंड रीडिंग जैसा हुआ? माइंड रीडिंग नहीं, पर मन को समझने की कोशिश कह सकते हैं। स्रोत में दो दिलचस्प शब्द हैं, इक्विवेलेंट मोडस और प्रिटेंड मोडस। हाँ, इनका मेंटलाइजेशन से क्या लेना देना है? ये मेंटलाइजेशन के विकास के दो शुरुआती चरण है, ऐसा समझें। इक्विवेलेंट मोडस में छोटा बच्चा अपनी अंदरूनी दुनिया, जैसे कोई डर और बाहरी सच्चाई में फर्क नहीं कर पाता। मतलब अगर उसे लगता है कि बिस्तर के नीचे भूत है, तो उसके लिए वो डर उतना ही असली है जितना उसका बिस्तर। वो ये नहीं समझ पाता कि ये सिर्फ उसका डर है, हकीकत नहीं। ओके। और प्रिटेंड मोडस? प्रिटेंड मोडस में बच्चा जानता है कि खेल या कल्पना असली नहीं है, लेकिन वो उसमें इतना डूब जाता है कि उसका बाहरी दुनिया से कनेक्शन थोड़ा कट सा जाता है, जैसे खेलते खेलते वो पूरी तरह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। अच्छा।
और जब ये दोनों मोड्स मिल जाते हैं, मतलब बच्चा ये समझता है कि ये मेरी कल्पना है लेकिन वो हकीकत से जुड़ा भी रहता है, तब मेंटलाइजेशन ठीक से काम करने लगता है। बिल्कुल। और यहाँ एक जरूरी बात ये है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि बहुत ज्यादा चिंता या कोई बड़ा सदमा, कोई ट्रॉमा बच्चे को वापस उस इक्विवेलेंट मोड्स में धकेल सकता है जहां डर हकीकत लगने लगते हैं। हाँ, MBKT बच्चे को अपना ध्यान कंट्रोल करने यानी अटेंशन रेगुलेशन और अपनी भावनाओं को समझने और संभालने यानी अफेक्ट रेगुलेशन में भी मदद करती है। ध्यान कंट्रोल करना मतलब बच्चे का ध्यान उसकी अंदरूनी दुनिया, फीलिंग्स, थॉट्स पर लाना। हाँ, और उन्हें समझना, और भावनाएं संभालना मतलब उन्हें पहचानना और उन्हें शब्दों या विचारों में ढालना, जिसे मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ताकि वो उनसे भागे नहीं, उन्हें समझ सके। एग्जैक्टली, उनके बारे में बात कर सके। MBKT काफी इंटेंसिव हो सकती है, हफ्ते में 2 से 5 सेशंस तक भी। इसमें बातचीत और खेल दोनों का इस्तेमाल होता है ताकि थेरेपिस्ट बच्चे की अंदरूनी दुनिया को समझ सके और उसे जोड़ने में मदद कर सके। तो इसका सार ये है कि ये थेरेपी बच्चों को अपने और दूसरों के मन को पढ़ना सिखाती है, एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, तो ये हुई मनोगतिक बात, जो काफी हद तक अंदरूनी दुनिया पर केंद्रित है। अब जरा रिश्तों पर आते हैं, खासकर अटैचमेंट या लगाव पर आधारित तरीकों पर। अटैचमेंट बेस्ड इंटरवेंशन। हाँ, स्रोत बताते हैं कि अटैचमेंट थियरी पर रिसर्च तो खूब हुई है, पर क्लिनिक में इसका इस्तेमाल हाल तक उतना नहीं हुआ था। ये बात सही है। और यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी स्रोत देते हैं। क्या? कि इन वैज्ञानिक रूप से मान्य अटैचमेंट बेस्ड थेरेपीज को कुछ विवादास्पद और अप्रमाणित तरीकों से बिल्कुल अलग समझना चाहिए। जैसे? जिन्हें कभी-कभी अटैचमेंट थेरेपी या होल्डिंग थेरेपी कहा जाता है, उन तरीकों में बच्चों को जबरदस्ती पकड़ने जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं, जो अटैचमेंट थियरी के मूल सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। अटैचमेंट थियरी कहती है कि देखभाल करने वाला एक सुरक्षित ठिकाना या सिक्योर बेस होता है, न कि डर की वजह। हाँ, ये साफ करना बहुत जरूरी था। तो मान्य तरीकों में पहला है डायडिक डेवलपमेंटल साइकोथेरेपी। हाँ, DDP। ये किन बच्चों के लिए खास तौर पर है? DDP उन बच्चों के लिए बहुत मददगार है जिन्हें अटैचमेंट से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, या जिन्होंने बचपन में बुरा बर्ताव या उपेक्षा झेली है और अब कॉम्प्लेक्स PTSD जैसे लक्षणों से जूझ रहे हैं। अच्छा। इसे डॉक्टर डैनियल ह्यूज ने खास तौर पर उन बच्चों के लिए बनाया था जिन्हें अपने शुरुआती देखभाल करने वालों से अलग होना पड़ा, जैसे गोद लिए गए बच्चे या फॉस्टर केयर में रहने वाले बच्चे। ये जॉन बोल्बी की अटैचमेंट थियोरी और स्टर्न और ट्रॉनिक जैसे लोगों के काम पर आधारित है, जो बताते हैं कि माता पिता और बच्चे के बीच भावनात्मक तालमेल, जिसे अट्यूनमेंट कहते हैं, और बिगड़े हुए संवाद को सुधारना यानी कम्युनिकेटिव मिसमैच और रिपेयर कितना जरूरी है। इसके पीछे के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? स्रोत में 6 सिद्धांतों का जिक्र है। हाँ, वो 6 सिद्धांत हैं। पहला, बच्चे को सुरक्षित महसूस कराना, सेफ्टी। दूसरा, उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाना, सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा, खुद के अनुभवों पर सोचने की क्षमता बढ़ाना, सेल्फ रिफ्लेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। चौथा, बुरे अनुभवों को पचाना और समझना, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इंटीग्रेशन। पांचवा, थेरेपिस्ट और देखभालकर्ता के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना, रिलेशनल एंगेजमेंट। और छठा, अच्छी भावनाओं को बढ़ावा देना, पॉजिटिव इफेक्ट एनहांसमेंट। ये सब कैसे होता है थेरेपी में? थेरेपिस्ट एक खास माहौल बनाता है जिसे पेस कहते हैं। पेस? ये एक एक्रोनिम है, प्लेफुल खेल खेल में, एक्सेप्टिंग स्वीकार करने वाला, क्यूरियस जिज्ञासु, और एम्पैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण। अच्छा, पेस। हाँ, थेरेपिस्ट बच्चे की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है और बच्चे के साथ मिलकर उसकी जिंदगी की एक नई ज्यादा पॉजिटिव कहानी गढ़ने में मदद करता है। इसमें CBT जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल होता है। तो DDP का निचोड़ है बच्चे के साथ मिलकर उसके दर्दनाक अतीत को एक नई कहानी देना। बिल्कुल। पेस, ये याद रखने में आसान है। अगला तरीका है सर्कल ऑफ सिक्योरिटी। ये सुनने में किसी डायग्राम जैसा लगता है। हाँ, ये है भी कुछ वैसा ही। ये असल में पेरेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग और थेरेपी प्रोग्राम है। पेरेंट्स के लिए? हाँ, जो उन पेरेंटिंग तरीकों को बदलने में मदद करता है जिनसे बच्चे के लगाव में दिक्कतें आ रही हों। ये मेरी आइंसवर्थ के 2 मशहूर विचारों पर आधारित है। कौन से? एक है सिक्योर बेस, यानी वो सुरक्षित ठिकाना जहां से बच्चा दुनिया घूमने निकलता है, और दूसरा हेवन ऑफ सेफ्टी, यानी वो पनाह जहां बच्चा डर लगने या परेशान होने पर वापस लौटता है। सिक्योर बेस और हेवन ऑफ सेफ्टी,
सर्कल ऑफ सिक्योरिटी इन विचारों को पेरेंट्स तक एक आसान विजुअल तरीके से पहुंचाता है, अक्सर एक सर्कल ग्राफिक के जरिए। अच्छा, एक गोलाकार चित्र? हाँ, जो दिखाता है कि बच्चे को कब बाहर जाने मतलब एक्सप्लोर करने और कब वापस आने मतलब कंफर्ट लेने की जरूरत होती है, और पेरेंट्स कैसे दोनों जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये खासकर 4 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स के लिए है। तो इसका लक्ष्य पेरेंट्स की स्किल बढ़ाना है? बिल्कुल, लक्ष्य है पेरेंट्स को ज्यादा संवेदनशील बनाना, ताकि वो बच्चे के इशारों, उसके क्यूज को बेहतर समझ सकें। उन्हें अपने बर्ताव और अपनी भावनाओं पर सोचने में मदद करना, और ये समझने में मदद करना कि उनके अपने बचपन के अनुभव उनकी आज की पेरेंटिंग को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इसमें असेसमेंट कैसे होता है? इसमें बच्चे के अटैचमेंट पैटर्न को समझने के लिए स्ट्रेन सिचुएशन जैसी प्रक्रिया, बच्चे और पेरेंट का अवलोकन और इंटरव्यू जैसे अडल्ट अटैचमेंट इंटरव्यू का इस्तेमाल होता है। ये कितने समय का होता है? ये करीब 20 हफ्तों का प्रोग्राम होता है, जिसमें ग्रुप सेशन होते हैं, पेरेंट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग पर फीडबैक दिया जाता है और चर्चा शामिल होती है। और नतीजे? स्रोत बताते हैं कि शुरुआती नतीजे अच्छे हैं। पेरेंट्स ज्यादा संवेदनशील बनते हैं और बच्चों में सुरक्षित लगाव बढ़ता है। तो सर्कल ऑफ सिक्योरिटी का सार है पेरेंट्स को अटैचमेंट का एक आसान नक्शा देना। बढ़िया। और तीसरा अटैचमेंट आधारित तरीका है अटैचमेंट एंड बायो बिहेवियरल कैचअप, एबीसी जिसे कहते हैं। हाँ, एबीसी। ये किसके लिए है? एबीसी खास तौर पर उन छोटे बच्चों मतलब इन्फेंट्स के लिए है जिन्होंने शुरुआत में बहुत मुश्किल देखभाल झेली है, या जिनके देखभाल करने वाले बार बार बदले हैं। जैसे फॉस्टर केयर में बच्चे? हाँ, खासकर जो बच्चे फॉस्टर केयर में हैं, ये फॉस्टर पेरेंट्स को खास मदद देता है, क्योंकि सोचिए इन बच्चों को अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों से बिछड़ना पड़ता है, ठीक उसी नाजुक उम्र में जब उन्हें एक स्थिर और प्यार भरे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। तो एबीसी किन खास बातों पर ध्यान देता है? स्रोत के मुताबिक ये 3 मुख्य चीजों पर फोकस करता है। पहला, उन बच्चों को प्यार और पोषण देना जिनके देखभाल करने वाले शायद खुद ऐसा करने में हिचकिचाते हों। क्यों हिचकिचाते हों? शायद बच्चे के पिछले अनुभवों के कारण, या बच्चे का व्यवहार ऐसा हो कि वो पोषण लेने से कतराए। दूसरा, बच्चे के मुश्किल बर्ताव पर नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करने से बचना, जैसे बच्चा दूर हट रहा है तो ये सोचना कि इसे मेरी जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, बच्चे के लिए एक भरोसेमंद, स्थिर और सपोर्टिव माहौल बनाना। साथ ही ये भी कोशिश करता है कि देखभाल करने वाले अनजाने में कोई ऐसा बर्ताव न करें जिससे बच्चा डर जाए। इसका मकसद क्या है फिर? इसका मकसद फॉस्टर पेरेंट्स को पोषण देने वाली देखभाल, नर्चरिंग केयर करने में मदद करना है, भले ही उनका अपना अटैचमेंट का इतिहास थोड़ा मुश्किल रहा हो। ये समझता है कि फॉस्टर केयर में बच्चे अक्सर प्यार और देखभाल पाने से चूक जाते हैं, और देखभाल करने वाले उनके बचाव या विरोध करने वाले व्यवहार का गलत मतलब निकाल सकते हैं। ये उन्हें सिखाता है कि बच्चे को फॉलो करें, उसके इशारों को समझें, उसके साथ ज्यादा अच्छे से जुड़ें। इसमें और क्या होता है? इसमें कभी-कभी बच्चे के स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल के लेवल को भी जांचा जाता है। ये 10 सेशन का प्रोग्राम है जो बच्चे और देखभाल करने वाले के घर पर ही होता है। घर पर? हाँ। एबीसी का निचोड़ है मुश्किल हालात में भी पोषण देने वाले रिश्ते बनाना सिखाना। अब बात करते हैं प्ले थेरेपी की। नाम से ही जाहिर है इसमें खेल का इस्तेमाल होता है। हाँ, बच्चों के लिए तो ये बहुत ही स्वाभाविक तरीका लगता है अपनी बात कहने का। बिल्कुल। प्ले थेरेपी को अक्सर बच्चों और थेरेपिस्ट के बीच एक गहरा रिश्ता बनाने का जरिया माना जाता है। इसमें खेल ही बातचीत का मुख्य तरीका है। खेल कैसे मदद करता है? बच्चे अक्सर अपनी भावनाओं, अपने डर, अपनी इच्छाओं को शब्दों से ज्यादा आसानी से खेल के जरिए दिखाते हैं। जैसे गुड़ियों से खेलकर, ड्राइंग बनाकर या कोई कहानी बनाकर। थेरेपिस्ट बच्चे के खेल में छुपे इशारों और मतलबों को समझता है और उसी के जरिए बच्चे से जुड़ता है। तो इसका मकसद क्या है और ये किन परेशानियों में काम आ सकती है? मुख्य मकसद है उन व्यवहारिक और भावनात्मक मुश्किलों को कम करना जो बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी और विकास में रुकावट डाल रही हैं। जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा करना, मारपीट करना, सोने में दिक्कत, डरावने सपने आना या बहुत ज्यादा चिंता या डर लगना। इसमें बच्चे और माता पिता के बीच बेहतर बातचीत और समझ बनाना भी शामिल है, और लक्ष्यों में शामिल है बच्चा अपनी बात बेहतर तरीके से कह पाए, खुद पर ध्यान दे पाए, अपने गुस्से या इम्पल्स पर काबू रख पाए। इम्पल्स कंट्रोल? हाँ, चिंता और निराशा से बेहतर ढंग से निपट पाए और दूसरों पर भरोसा करना और उनसे रिश्ता बनाना सीख पाए। स्रोत बताते हैं कि ये उन बच्चों के लिए भी मददगार है जिन्होंने कोई बुरा अनुभव झेला हो,
जैसे शोषण, उपेक्षा या किसी अपने को खोना। हाँ, क्योंकि खेल बच्चों को उन अनुभवों को प्रोसेस करने और समझने का एक सुरक्षित तरीका देता है। खासकर जब उन पर सीधे बात करना मुश्किल हो। एग्जैक्टली, या डरावना हो। प्ले थेरेपी के भी चरण होते हैं। शुरुआती चरण में जान पहचान और असेसमेंट होता है। बीच के चरण में बच्चा सहज होकर अपनी मुश्किलों पर काम करता है और आखिरी चरण में थेरेपी को धीरे धीरे खत्म किया जाता है। क्या ये अकेले दी जाती है? थेरेपी जैसे कॉग्निटिव रिमीडिएशन। तो प्ले थेरेपी का सार है खेल के जरिए बच्चे की अंदरूनी दुनिया को समझना और उसे ठीक करना। बिल्कुल। खेल की बात चलिए तो अगला तरीका भी कुछ ऐसा ही लगता है, पेरेंट चाइल्ड इंटरैक्शन थेरेपी, PCIT। हाँ, PCIT। स्रोत बताते हैं कि ये 70 के दशक में शुरू हुई थी और खास तौर पर छोटे बच्चों मतलब 2.5 से 8 साल के, उनके मुश्किल बर्ताव के लिए काफी असरदार है। हाँ, विघटनकारी व्यवहार, डिसरप्टिव बिहेवियर जिसे कहते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है या होने का खतरा है। PCIT वाकई में अनोखी है। क्यों? क्योंकि ये बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी और पेरेंट ट्रेनिंग का मिश्रण है। इसके 2 मुख्य लक्ष्य हैं। एक तो पेरेंट्स को ज्यादा असरदार अनुशासन के तरीके सिखाना, डिसिप्लिन। हाँ, और दूसरा पेरेंट और बच्चे के बीच के रिश्ते को मजबूत और ज्यादा पॉजिटिव बनाना। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है, थेरेपिस्ट पेरेंट्स को लाइव कोचिंग देता है। ये कैसे होता है? यही PCIT की सबसे खास बात है। थेरेपिस्ट एक तरफा दिखने वाले शीशे, वन वे मिरर के पीछे बैठता है और पेरेंट को बच्चे के साथ खेलते हुए या बातचीत करते हुए देखता है। अच्छा। पेरेंट के कान में एक छोटा सा सुनने का यंत्र लगा होता है, ईयरबग कहते हैं उसे। ओके। जिसके जरिए थेरेपिस्ट उसी समय पेरेंट को सुझाव देता है। अब बच्चे की तारीफ करो, ये वाला निर्देश ऐसे दो, यहाँ पे शांत रहो। रियल टाइम में? हाँ, बिल्कुल रियल टाइम में। ये लाइव कोचिंग और पेरेंट बच्चे दोनों का एक साथ इलाज ही PCIT की जान है। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। स्रोत में PCIT के 2 चरणों का जिक्र है। हाँ, पहला चरण है रिश्ता बनाने पर केंद्रित, जिसे चाइल्ड डायरेक्टेड इंटरैक्शन या CDI कहते हैं। CDI। और दूसरा अनुशासन सिखाने पर, जिसे पेरेंट डायरेक्टेड इंटरैक्शन या PDI कहते हैं। तो पहले CDI। हाँ, इसमें क्या होता है? CDI का मकसद है प्ले थेरेपी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके पेरेंट और बच्चे के बीच प्यार और पोषण वाला रिश्ता बनाना। पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि रोजाना एक खास स्पेशल प्ले टाइम में बच्चे के साथ खेलते हुए क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसमें वो मजेदार शॉर्टकट्स भी हैं, DRIP या प्राइड। हाँ, ये पेरेंट्स को स्पेशल प्ले टाइम में इस्तेमाल करने वाले पॉजिटिव स्किल्स याद दिलाने के लिए हैं। जैसे PRID का मतलब है प्रेज, बच्चे के अच्छे व्यवहार की तारीफ करें। रिफ्लेक्ट, बच्चा जो कह रहा है उसे दोहराएं। इमिटेट, बच्चे के अच्छे खेल की नकल करें। डिस्क्राइब, बच्चा जो कर रहा है उसे बयान करें। और एंथुजियाज्म, उत्साह दिखाएं। प्राइड स्किल्स, प्रशंसा, प्रतिबिंबित करना, नकल करना, वर्णन करना, उत्साह। हाँ, ये सब बच्चे को महसूस कराते हैं कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें समझा जा रहा है। इससे रिश्ता मजबूत होता है। और दूसरा चरण PDI, अनुशासन के बारे में है। हाँ, PCIT यानी पेरेंट डायरेक्टेड इंटरैक्शन। इसमें पेरेंट्स सीखते हैं कि कैसे बच्चे को सही दिशा निर्देश दें, कब बच्चे की बात माने और कब अपनी बात मनवाएं। बाउंड्री सेट करना। बिल्कुल। और बच्चे के आज्ञा मानने और न मानने दोनों पर लगातार और सही तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दें, मतलब कंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस कैसे लागू करें। इससे क्या होता है? PCIT नेगेटिव बातचीत के पैटर्न को तोड़ता है। पेरेंट्स को सिखाता है कि वो खुद शांत रहकर मुश्किल भावनाओं को कैसे संभाले और बच्चे के लिए अच्छा रोल मॉडल बने। स्रोत ये भी बताते हैं कि इससे शारीरिक शोषण का खतरा कम होता है। अच्छा, तो PCIT का सार है पेरेंट्स को लाइव कोचिंग देकर रिश्ते सुधारना और व्यवहार बेहतर करना। बिल्कुल सही। और आखिर में हमारे पास है डेवलपमेंटल इंडिविजुअल डिफरेंस रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल, DIR। बाप रे, कितना लंबा नाम है। ये क्या है? हाँ, नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन ये एक बहुत ही व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव नजरिया है। DIR असल में कोई एक खास थेरेपी नहीं है। थेरेपी नहीं है? नहीं, ये बच्चे को समझने का एक फ्रेमवर्क या ढांचा है। ये 3 चीजों पर जोर देता है। बच्चे का विकास किस स्तर पर है, डेवलपमेंटल, हर बच्चे की चीजों को समझने और महसूस करने की अपनी खासियतें क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और बच्चे के रिश्ते उसके विकास में कैसे मदद कर रहे हैं।
अच्छा, तो ये एक फ्रेमवर्क है। हाँ, ये सिर्फ बच्चे के अलग अलग स्किल या बाहरी बर्ताव को देखने के बजाय उसके पूरे विकास को एक साथ जोड़कर देखता है। तो डी, आई और आर को थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। डी यानी डेवलपमेंटल लेवल, ये देखना कि बच्चा विकास की जरूरी सीढ़ियों पर कहाँ है। जैसे क्या वो ध्यान दे पाता है, लोगों से जोड़ पाता है, इशारों से अपनी ज़रूरतें बता पाता है, क्या वो समस्याओं को सुलझा पाता है, कल्पना कर पाता है। मतलब विकास के माइलस्टोन्स देखना। हाँ, फंक्शनल डेवलपमेंटल कैपेसिटीज। फिर आई यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चा दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस करता है। कोई आवाज़ों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है, कोई रोशनी के प्रति, किसी को छूना ज़्यादा महसूस होता है, किसी को अपने शरीर को हिलाने डुलाने में दिक्कत होती है, जिसे मोटर प्लानिंग कहते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग वगैरह। हाँ, DIR इन व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखता है। और R यानी रिलेशनशिप्स। बच्चे के अपने परिवार और देखभाल करने वालों के साथ रिश्ते कैसे हैं, ये रिश्ते उसके विकास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो अगर ये खुद थेरेपी नहीं है तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है? DIR मॉडल एक नक्शे की तरह काम करता है। ये बच्चे और उसके परिवार की पूरी प्रोफाइल, पूरी तस्वीर समझने में मदद करता है। अच्छा, प्रोफाइल समझने में? हाँ, और इस समझ के आधार पर थेरेपिस्ट, पेरेंट्स और टीचर मिलकर एक ऐसा इंटरवेंशन प्लान बनाते हैं जो बच्चे की खास जरूरतों और परिवार के माहौल के मुताबिक हो। अच्छा, तो ये प्लान बनाने में मदद करता है? बिल्कुल। ये प्लान कई अलग-अलग थेरेपी जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्ले थेरेपी, एजुकेशनल प्रोग्राम, इन सबको एक साथ लाने में मदद करता है ताकि सब मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करें। तो DIR खुद कोई इलाज नहीं बल्कि इलाज को सही दिशा देने का तरीका है। एग्जैक्टली। ये समझने का तरीका है कि कौन सा इलाज और कैसे दिया जाना चाहिए। स्रोत बताते हैं कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसे कई स्पेशल जरूरतों वाले बच्चों की मदद करने में काफी सफल रहा है। कैसे? उन्हें रिश्ते बनाने, बात करने और सोचने में मदद करके। DIR का सार है बच्चे को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में समझना। तो आज हमने बच्चों की मदद करने के कई अलग अलग रास्ते देखे। हाँ, काफी सारे। उनकी अंदरूनी दुनिया को समझने वाले मनोगतिक तरीकों से लेकर रिश्तों की अहमियत बताने वाले अटैचमेंट तरीकों तक। प्ले थेरेपी, PCIT। हाँ, खेल को जरिया बनाने वाली प्ले थेरेपी, पेरेंट्स को सीधे मदद देने वाली PCIT और बच्चे की पूरी तस्वीर देखने वाली DIR मॉडल तक। काफी कुछ था समझने को। हाँ, और एक बात साफ है कि बच्चों की मदद का कोई एक रामबाण तरीका नहीं है, कोई एक साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। सही। हर तरीका बच्चे की उम्र, उसकी जरूरतें और उसके हालात के हिसाब से अलग अलग तरह से काम आता है। लेकिन एक चीज जो इन कई तरीकों में बार बार उभर कर आई, वो है माता पिता या देखभाल करने वालों की भूमिका। हाँ, और उनके साथ बच्चे के रिश्ते की क्वालिटी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शुरुआती सालों में ये बंधन कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के पूरे विकास के लिए। बिल्कुल। इन अलग अलग तकनीकों और उनके पीछे की सोच को समझना उन सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है जो बच्चों के साथ काम करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर हों या थेरेपिस्ट, या बस जो इंसान के विकास की पेचीदगियों को बेहतर समझना चाहते हैं। हाँ। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या? अगर ये सभी थेरेपी या कम से कम कई सारी माता पिता या देखभाल करने वालों की भागीदारी पर इतना जोर देती हैं, तो ये हमारे समाज के बारे में क्या कहता है? क्या हम बड़े पैमाने पर सोसाइटी लेवल पर शुरुआती बचपन के विकास और मजबूत पारिवारिक रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त काम कर रहे हैं? खासकर उन परिवारों के लिए जिन्हें ज्यादा सहारे की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। क्या हमारा सिस्टम उन्हें वो सहारा दे पा रहा है जो इन थेरेपीज की बुनियाद है? बहुत जरूरी सवाल है ये सोचने के लिए। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।